डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो कि आपने थंबनेल में देख चुका है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये टोटल PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीछे आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, तो ये अभी तो 5 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम सब्जेक्टिव कराएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको ये प्रश्न आते हैं तो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मान लीजिए आपके पास कोई समतल दर्पण है, ठीक है ना। एक मान लीजिए क्या होगा, आपके पास एक समतल दर्पण है। ठीक, एक समतल दर्पण हो गया एक। ठीक, तो पूछ रहा है इस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा 25 सेंटीमीटर और चौथा क्या है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने अपने प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। जिन बच्चों का भी आंसर अगर बी आ रहा है तो बच्चे सही है। ठीक ना, क्या होता है, अनंत होता है। अनंत से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जब हम कोई समतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो जो उसकी आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है, हमेशा कितनी होती है। ठीक ना, 1 से कम या 1 के बराबर या 1 से अधिक कितना होती है, या अनंत होती है। ठीक ना, आपको ये बताना है। ठीक ना, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है जो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है ना, ये 2 कॉन्सेप्ट समतल दर्पण से याद रखिए, क्योंकि समतल दर्पण के लिए ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है समतल दर्पण के लिए। ठीक है ना, बहुत से सेट में पूछ दिया है, 2024 का ही 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है आवर्धन बाबू, 1 या 1 से कम या 1 से अधिक या अनंत। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी समतल दर्पण की बात होगी तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, 1 होगी। ना 1 से कम होगी ना 1 से अधिक होगी, क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो दूसरा का आपका राइट आंसर क्या है, 1। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, और तीसरा प्रश्न कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको कर लीजिए। ठीक ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक ना, इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, इसको आपको याद रखना। ठीक ना, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लगा देना। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, आर से। ठीक है, किसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक, आर से लिखते हैं ना। और देखिए आप जानते हैं कि जब भी अवतल दर्पण की बात हो तो चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरह वक्रता त्रिज्या में क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आर का मान क्या दिया है, -20 सेमी। ठीक है, आपको निगेटिव चिन्ह अगर नहीं लेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक ना, अब आपने क्या पढ़ा होगा, एक रिलेशन पढ़ा होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या रिलेशन होता है, जो होता है एफ इक्वल टू होता है, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू r/2। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। जस्ट क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना है, इससे बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, एफ इक्वल टू r/2। ठीक है ना, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, बस मान रख दीजिए, आर का मान दिया -20 और 2 काट दें, कितना जाएगा, -10 सेमी। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -10 सेमी। देखिए -10 सेमी का ये आपका है। देखिए यहाँ पर आपको बी में दिया, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर -10 दिया, यहाँ +10 दिया। अगर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया, वो मार्कशीट है, अगर एक बार उसमें क्या करना, आपने सर्कल कर दिया तो फिर कोई इलाज नहीं उसका। ठीक, ठीक है ना, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। ठीक है ना, 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, और 1 नंबर इतना जल्दी इतना आसानी से मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न का है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिएगा अब उत्तल दर्पण किसी बात हो गई, उत्तल दर्पण। ठीक ना, इससे पहले अवतल दर्पण बात हुई, तब किसी बात हो रही है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी से पूछ रहा है क्या होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेमी है। कितनी है वक्रता त्रिज्या, कितना है 32 सेमी। तो इसे देखिए इसमें प्रश्न इसमें भी खेल है, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या किस लिखते हैं, आर से, ठीक। कितना दिया है 32 सेमी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस होती है या माइनस होती है, बस यही खेल है। इस प्रश्न का यही तो जान है, बस आपको प्लस माइनस का खेल खेलना है, ठीक है। यदि आपने प्लस माइनस का खेल खेल लिया तो आपने बाजी मार ली, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है, बाकी टोटल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक ना। तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी पॉजिटिव, मतलब प्लस का 32, ठीक ना। अब आपको फोकस भी निकालना है, तो r एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल होता है r/2, ठीक है। अब ये सूत्र होता है, इस सूत्र को रट जाना है, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए r का मान कितना है 32/2, क्या आ जाएगा प्लस का 16 सेमी, प्लस का 16 सेमी, ठीक ना। प्लस का 16 सेमी देखिए कहाँ दिया है, प्लस का 16 सेमी, देखिए पहले ये ऑप्शन हमको दिया है प्लस का 16 सेंटीमीटर, देखिए आ जाएगा था राइट आंसर हो जाएगा प्लस का 16 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको सभी सवाल आसानी समझ में आ रहे हैं, ठीक ना। यदि आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है अपने बुक को तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी बाबू, ठीक है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में पूछा गया है, फिर 2023 में भी आया था और 22 में भी आया था, लगातार 3 साल से आ रहा है प्रश्न, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2024, 23 और 22 में एक प्रश्न आए हुए, ठीक ना। किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र देखने का मतलब है कौन ऐसा दर्पण है जो मतलब जिसको मतलब जिसमें अधिक दूरी तक आप मतलब दूर देख सकते हैं, ठीक ना। समझ रहे हो क्या मतलब दृष्टि क्षेत्र मतलब क्या होता है कि देखने की क्षमता किसमें अधिक है, कौन ऐसा दर्पण है जो अधिक दूर तक वस्तुओं को दिखा सकता है, अधिक दूर तक से, ठीक ना। तो कौन देखिए ध्यान से, पहले समतल दर्पण जाएगा, समतल दर्पण तो होगा नहीं, ठीक। उत्तल लेंस तो होगा नहीं, लेंस से इसमें कोई खेल सवाल नहीं है। अब आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो बच्चा आपका, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक ना। ध्यान रहेगा जो आपका जो जिसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है वो आपका क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है उत्तल। क्यों उत्तल दर्पण, क्योंकि आप बाइक चलाते हैं तो जिसमें साइड मिरर होते हैं वो क्या उत्तल दर्पण, तभी आप अपने किनारे वाले आने वाले वाहनों क्या कर सकते हैं, तो अधिक दूर भी रहते हैं तभी आप क्या कर लेते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है अधिक होता है, याद रखना है। ये प्रश्न दो नंबर में आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ठीक ठीक है। और तब बताना उत्तल दर्पण। और एक प्रश्न इससे एक बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक ना, साइड मिरर के रूप में, तब क्या रखना है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये तो आपके 5 ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट जो आपके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से ये थे, ठीक है। अब तो अब हम लोग चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक ना। इससे पीछे हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, अब हम लोग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो ये पीछे आए हुए सभी प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिएगा। आपका छठा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जो पीछे मैंने बताया था ये 1 नंबर भी आ सकते हैं और 2 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को एकदम पूरा ध्यान रखना है, ठीक है बाबू। चलिए तो कह रहा है कि फोकस दूरी को हम किस लिखते हैं एफ से और वक्रता दूरी किस लिखते हैं आर से लिखते हैं। इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन है वो आपको बताना है, ठीक ना। तो अभी हमने आपको बताया था पीछे कि जो बाबू जो आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है जस्ट आधी होती है, क्या होती है आधी होती है, ठीक ना। क्या होती है जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, मतलब r/2। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन आपका बनेगा इससे क्या बनेगा एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। एक क्या होगा आपका रिलेशन, इसी को लिख देना है कि जहां एफ क्या है फोकस दूरी है और आर क्या है वक्रता त्रिज्या। आपको एग्जाम लिखना लिख देना खुद आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है संबंध होता है कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या क्या है जस्ट आधी है, ठीक। तो आपका छठा प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक ना। अब चलिए अब हम सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या रहा है, सातवां प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण नहीं बोला कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, बस गोलीय दर्पण आपसे बोला है। तो कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20, वक्रता त्रिज्या किस लिखते हैं अभी बताया है
वक्रता त्रिज्या को रट जाइए, वक्रता त्रिज्या लिखते हैं आर से, आर का मान दिया 20 सेमी। ठीक, तो क्या है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी मतलब यह क्या पूछ रहा है, ठीक ना, यह आपसे पूछ रहा है। तो अभी वही संबंध लगेगा, आर इक्वल टू क्या लगेगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो एफ आर का मान दिया है 20, किससे भाग दिया 2 से, कटे कितने बार में 10 बार में। तो एफ का मान कितना आ गया 10 सेमी। ठीक ना, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 10 सेमी क्या हो जाएगा, 10 सेमी अब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस न्यूमेरिकल को आपको भूलना नहीं है। ठीक ना, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 1 या 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये सब आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न को नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ध्यान समझिएगा, उस गोलीय दर्पण, उस गोलीय दर्पण, दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इन दोनों में से ऐसा कौन दर्पण है, कौन दर्पण है जो बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट का बड़ा, ठीक ना, और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कितने केस पढ़ा है आपने, 2 केस पढ़ा हुआ है। ठीक ना, उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। अवतल दर्पण क्या होता है, जो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वो हमेशा छोटा बनता है। लेकिन जो अवतल दर्पण है, इसमें एक स्पेशल केस होता है, 6ठा नंबर का है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है, और अवतल दर्पण में एक आखिरी केस ऐसा होता है जो छक्का मार देता है, मतलब उसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर में लिखना है, उत्तर में क्या लिखना है, उस दर्पण का नाम बताइए। ठीक ना, देखिएगा अवतल दर्पण, क्या लिखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा व आवर्धित, आवर्धित, आवर्धित होता है। आवर्धित में क्या, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना, आवर्धित होता है। ठीक ना, तो आपको लिख देना है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा व आवर्धित होता है। ठीक, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। देखिए आप 2 चीज तैयार कर लीजिएगा, एक उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। इसमें हम आपको अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं, आप उत्तल दर्पण का उपयोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, उसको नाम तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब हम लोग 9वां देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां नंबर, अब हम देखते हैं 9वां। ठीक है, अवतल दर्पण 2 उपयोग पूछा है, तो 2 उपयोग देखिए। पहला उपयोग आपको क्या लिखना है, पहला उपयोग आपको लिखना है कि दाढ़ी, दाढ़ी बनाते समय, बनाते समय, दाढ़ी बनाते हैं ना हम लोग, उसमें दाढ़ी बनाते समय, समय अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पहला उपयोग आपको लिखना है कि दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, अब दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा आपको लिखना है कि कान, कान, ठीक है, कान, गला, गला मिल सकते हैं, गले, गले, ठीक ना, के कान, नाक व गले के जांच, जांच में डॉक्टरों, डॉक्टरों द्वारा अवतल, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक ना, कान, नाक उपयोग होता है। ठीक ना, क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर कान, नाक लिख सकते हैं। ठीक है, कान, नाक, गले के जांच में डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं ये कान की जो जांच करते हैं तो किस दर्पण के द्वारा देखते हैं अंदर तक, अवतल दर्पण
द्वारा, ठीक ना, इसी तरह का करते हैं, इसको जांच करते हैं, ठीक है। तो 9वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों प्रदर्शित करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं, देखिए आ भी गए, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से मुझे कह रहा है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग साइड मिरर, मतलब वाहनों में साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, क्यों उसको इतना जरूरत, क्यों नहीं हम ऑर्थो दर्पण लगा लेते हैं, क्यों हम उत्तल दर्पण लगाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आपको खुद मिल गया होगा कि मैंने बताया था कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र, मतलब देखने की क्षमता, मतलब दृष्टि क्या होती है, अधिक होती है। दृष्टि क्षेत्र मतलब ना, मतलब किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु बहुत दूर तक है फिर उसको क्या कर देगी, आसानी से वो हमको दिखा देगी, ठीक ना, बहुत दूर भी और जगह छोटा प्रतिबिंब बना देगी, ठीक ना। तो आपको आंसर क्या लिखना है, हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, तथा ये छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लिख सकते हैं, आप, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए उत्तर में क्या लिखना है, लिखना क्या आपको कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि 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 इसका इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक अधिक होता है, दृश्य क्या होता है, अधिक होता है, तथा 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 यह छोटा छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बस आपको इतना ही लिख लेगा ना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में क्या है, वेरी 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 कितना भी लगा दें तो अब ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो में सब इतना ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। आप रेगुलर इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है, और ज्यादा आते भी हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसी तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और इस अगले वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल को, इसके जो भी इस चैप्टर जो भी न्यूमेरिकल हम लोग इसका ट्राई करेंगे, ठीक ना, और वो 4 नंबर पूछेगा होंगे, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे।